मध्य प्रदेश की विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, मालवा का परमार वंश अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि इसके अलावा भी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें मालवा के परमार वंश के जो शासक होते हैं, मुख्य रूप से राजा भोज, मुंज, इनकी बात कर ली जाती है। सो टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम मालवा के परमार वंश की बात करने वाले हैं, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बताने की कोशिश करेंगे और एक क्रम में आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जिससे न सिर्फ आपके पास कंटेंट हो बल्कि आपको पूरी चीज़ें समझ में भी आ जाए। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन वीडियो को अंत तक देख के बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मालवा के परमार वंश के बारे में। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो को मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में समझेंगे। पहला है सामान्य परिचय, जो बेसिक इनके बारे में चीज़ें हैं। दूसरी बातें हैं जानकारी के स्रोत, यानी कि मालवा के जो परमार वंश है उनकी जानकारी हमें किस स्रोतों से प्राप्त होती है। तो उसमें मुख्य रूप से अभिलेख है और साहित्य है, जहाँ पर इनके शासकों के बारे में या उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी लिखी हुई है, वहाँ से ली गई है। और फिर थर्ड नंबर पे हम देखेंगे इनकी वंशावली, यानी कि इनके प्रमुख राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं धार, मालवा। अब मालवा अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, ये वाला एरिया भी आ जाता है। राजगढ़ को भी शायद हो सकता है, डिपेंड करता हो राजाओं के ऊपर कब कौन सा राज्य जीता हारा। आबू पर्वत, सिंध का निकट, अमरकोट इत्यादि जो क्षेत्र है वो मालवा के में पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता था, जिस पर परमार वंश के शासकों ने अपना जो है शासन किया है। तो चलिए पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। तो सामान्य परिचय की बात करें तो कुछ इतिहासकार इन्हें अग्निवंशीय मानते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं, और अहमदाबाद में लिखे अभिलेख के अनुसार ये राष्ट्रकूटों के सामंत रहे हैं। ठीक है, हमने देखा है कि किस प्रकार से बहुत सारे जो शासक वर्ग है किसी न किसी के सामंत रहे थे, और एक समय आता है कि वो फिर अपना वर्चस्व स्थापित करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो इन्हें जो है राष्ट्रकूटों का सामंत माना जाता है। अब परमार वंश में जो मुख्य राजा है राजा भोज, जिन्होंने भोपाल शहर की नींव रखी थी, बसाया था, तो उनकी रिस्पेक्ट में काफ़ी है जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ तक बात करें हम धार की, तो धार में जो सरस्वती राजा भोज के बारे में हमने जो सरस्वती अभी हम बताएंगे आगे, सरस्वती मंदिर और भोजशाला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। सो ये जो है अपने आप में वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जानकारी के स्रोत हम हो या ऐतिहासिक स्रोत, तो दूसरा हम टॉपिक अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया गया है। पहला है अभिलेख और दूसरा है साहित्य। तो अभिलेख में है अहमदाबाद अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, उज्जैन दानपत्र लेख, उदयपुर अभिलेख और कंधेरी दानपत्र से इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर साहित्य की बात करें तो मेरुतुंग ने 14वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी, जहां पर इनका वर्णन किया था। परिमल गुप्त ने नव सहसांक चरित्र की रचना करी, वल्लार मिश्र की भोज प्रबंध, धनपाल की तिलक मंजरी और अलबुर्न्यू फरिश्ता के जो लिखित साहित्य है उससे भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब आते हैं, मुख्य रूप से हम बात करते हैं वंशावली के बारे में। वंशावली की बात करें तो यहाँ पर हम इनकी वंशावली स्टार्ट कर रहे हैं उपेंद्र कृष्णराज से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके भी काफ़ी पहले से, लगभग 1000 साल पहले से इनके वंशज यहाँ पर रहते थे उज्जैन में। और फाइनली जो है वो राजा भोज के टाइम पे जो है चमके। या हम कहें कि जो उज्जैन है, उज्जैन में हमने 2 विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा है। एक वो विक्रमादित्य एक विक्रमादित्य जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, जो 58 बीसी में संवत चला था, और एक विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, और इन्होंने जो शक राजा को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर वो विक्रमादित्य जो कि 1000 जो बीसी में थे, अर्थात ईसा मसीह जो ईयर है उसके भी पहले थे, और उनके दरबार में मतलब कालिदास भी रहते थे। और बैताल जो 25वीं वाली कहानी वहाँ पर जो है काफ़ी लोकप्रिय है।
सच या झूठ या फिर एक काल्पनिक कथा, वो तो हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हम उस समय नहीं थे और सच का पता हम नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो राजा, ये वाला जो वंशावली है परमार की, इसके जो पूर्वज रहे हैं वो राजा विक्रमादित्य को माना जाता है। इंटरनेट पे एक जगह हमें जानकारी मिली थी, ठीक है, राजा विक्रमादित्य को। फिर तो हम बात करें तो जो ये, अगर हम यहीं से बात करें 9वीं सदी से, अब 1000 साल पुरानी बात तो ठीक है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों के अभाव के कारण शायद हम इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अब आते हैं उपेंद्र कृष्णराज, जिन्हें की संस्थापक माना जाता है। 800 से 818 ईस्वी में ये जो है शासन करते हैं। तो ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूट और राजा ध्रुव और गोविंद तृतीय के सामंत थे, और इनकी राजधानी जो थी मुख्य रूप से धार थी, ठीक है। तो उनके अंडर में रह के जो है इन्होंने अपना एक छोटे से क्षेत्र स्टार्ट किया उपेंद्र कृष्णराज ने, जिनको संस्थापक मान सकते हैं। हालांकि जो स्वतंत्र संस्थापक है जिनको माना जाता है वो हम पीछे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इनके बाद भी कई राजा आते हैं। अब हम उन राजाओं का विवरण, आप केवल नाम बता रहे हैं, इतना उनके बारे में फैक्ट हमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है वेरी सिंह प्रथम इस वाले ईयर में, सिमुक या सियुक प्रथम इस वाले ईयर में, वाकपति प्रथम इस वाले ईयर में, वैरी सिंह द्वितीय 918 से 945 में, और सिमुक द्वितीय जिसको सियर्श भी कहा जाता था 945 से 972 वाले टाइम पे। तो ये वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को स्वतंत्र शासक माना जाता था परमार वंश का। तो सिमुक द्वितीय या सिहर्ष जो है, इसके 2 पुत्र होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये आपस में पिता पुत्र थे, कुछ लोग बोलते हैं, कहीं पे लिखा है कि भाई है, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं मुंज, जिनको वाकपति द्वितीय भी कहा जाता है, और सिंधुराज जो कि राजा भोज के फादर थे। देन राजा भोज। तो मुख्य रूप से आज का अगर हमारा वीडियो, हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसके कंटेंट बना रखे हैं। तो उपेंद्र कृष्णराज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इसके संस्थापक थे, हालांकि स्वतंत्र नहीं थे। फिर सिमुक द्वितीय के बारे में, जो इसके स्वतंत्र संस्थापक माने जाते हैं। मुंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट हम पीछे देखेंगे। सिंधुराज और राजा भोज। तो इतने राजाओं के पढ़ना है हमको और हमारे इस टॉपिक को खत्म करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये रहा है शिमुक या श्रीहर्ष, 945 से 972 में है, और इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि नेषधीय चरित्र नाम के ग्रंथ की रचना की है। किसने? शिमुक द्वितीय ने। स्वतंत्र शासक थे, हालांकि वास्तविक संस्थापक इनको नहीं माना जाता, लेकिन ये स्वतंत्र शासक थे। फिर इसके बाद इनके दत्तक पुत्र आते हैं या पुत्र रहते हैं मुंज, जिनको वाकपति द्वितीय भी कहते हैं, और इन्होंने उपाधि धारण की होती है अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, उत्पल राज और श्री वल्लभ की। धर्मपुर, इंदौर, उज्जैन के लेख के अनुसार ये वाली इनकी उपलब्धि जो है मिलती है, जो कि उज्जैन से प्राप्त हुआ है। फिर अगर हम मुंज और वाकपति द्वितीय की बात करें तो इनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में इससे संबंधित। तो पद्मगुप्त थे, जिन्होंने नवसंग चरित्र की रचना की। धनंजय रहते थे, जिन्होंने 10 रूपक लिखी है। हलायुद्ध रहते थे, जिन्होंने अभिधान रत्नमाला की रचना की है। अमित गति और धनिक यशो रूपवालेख जिनकी रचना है। तो ये प्रमुख रूप से विद्वान रहते थे। हस्तिकुंड अभिलेख के अनुसार इन्होंने धार के पास एक मुंज सागर झील का निर्माण भी करवाया था। और केथोम तानपत्र उज्जैन लेख के अनुसार मुंज ने हूण राजाओं को पराजित किया था। उदयपुर लेख के अनुसार जो है मुंज ने कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था। और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार मुंज ने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार हराया, किंतु 7वीं बार में तेलप ने मुंज को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। इन्होंने भूगोल पर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसको बोलते हैं मुंज प्रति देश। तो यहाँ इसके बाद हम आते हैं अब सिंधु राज पर। तो इनका शासन का अवधि ये रहती है। इनके पुत्र राजा भोज रहते हैं। इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नहीं मिलते हैं, बस यही चीज़ है कि जो इनके दरबारी कवि थे वो इनके इसमें भी रहे होंगे, ठीक है। और इसी टाइम पर पीरियड पे इन्होंने नवसांग चरित्र की जो है रचना की थी। अब आते हैं द ग्रेट राजा भोज। राजा भोज का जो टाइम पीरियड है हम अगर देखें तो 1000 से 1055 वाला ईयर है। 55 साल तक इन्होंने शासन किया। इनको उपाधि दी गई थी इन्होंने कविराज की। निर्माण कार्य की बात करें तो MPPSC 2019 प्री में पूछा जा चुका है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इन्होंने करवाया था, जो कि चित्तौड़ राजस्थान में है। इसके अलावा सरस्वती मंदिर धार मध्य प्रदेश में है। भोजशाला नामक संस्कृत कॉलेज भी है जो कि धार में पड़ता है। और राजा भोज द्वारा निर्मित जो सरस्वती मूर्ति की प्रतिकृति है वही ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है दी जाती है। इसके अलावा भोजसर नामक तालाब का भी निर्माण करवाया और भोजपुर नगर जो है इन्होंने बसाया था आरा के पास। तो इस प्रकार से इनके इतने निर्माण कार्य है। युद्ध की बात करें तो कल्याणी के चालुक्यों को इन्होंने हराया था और अनहिलवाड़ा के चालुक्यों को भी इन्होंने हराया था। देन इसके अलावा चंदेल शासक विद्याधर ने राजा भोज को हराया था। आपको
यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। राजा भोज ने 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध जो है शाही शासक आनंदपाल की जो है सहायता भी की थी, क्योंकि उस समय जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर जो बाहरी व्यक्ति हैं उनका आना स्टार्ट हो गया था, तो इन्होंने उसको सहायता भी मतलब दी थी उसके विरोध में। भोज के शासन के अंतिम दिनों में जो है गुजरात के चालुक्य नरेश भीम द्वितीय ने और जो कलचुरी है लक्ष्मी कर्ण, उसने मालवा पर अटैक किया था और राजधानी धार को लूटा था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, फिर इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो ये जो है आयुर्वेद सर्वस्त्र, जिसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, समरांगण सूत्र जो स्थापत्य कला से संबंधित है, श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक से संबंधित है, युक्ति कल्पतरु विधि ग्रंथ है, तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ है। देन इसके अलावा श्रृंगार शतक, शब्दानुशासन, पातंजल योग, सूत्रवृत्ति, योग शास्त्र, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राज मातेंड, चारु चर्चा और आदित्य प्रताप सिद्धांत भी इन्होंने इतने सारे ग्रंथ रचे थे, सोच लीजिए उस समय पे 1000 साल पहले। और राजा भोज की अगर बात करें तो जब ये विद्वान थे, काफ़ी विद्वान माना जाता था, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो विद्वान लोगों ने कहा था कि आज विद्या तथा विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। ठीक है, इतना प्रभाव था इनका। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने संजीव सिंह परमार को पराजित कर मालवा को, मतलब इस प्रकार से फिर राजा भोज के बाद भी क्या इनके सक्सेसर आते रहे। ठीक है, आते रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए, प्रसिद्ध नहीं हुए। और फिर फाइनली जब अलाउद्दीन खिलजी का जो कि 1300 सन में आ चुका था, तो इसके सेनापति आइन उल मुल्क ने संजीव सिंह परमार को पराजित कर मालवा को किस में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति आइन उल मुल्क के माध्यम से मालवा के शासक मलहक देव को भी हराया था। अगर हम कुल मिलाकर इसकी उपाधि बात करें, हमने MPPSC में क्वेश्चंस देखा है पुराने पेपर्स में, जिसमें 4 राजाओं के नाम दे रखा और पूछा है कि इनमें से परमार वर्ग का कौन सा शासक नहीं है, तो नहीं है उस वाले क्वेश्चन को हम पकड़ कर यहाँ पर सारे राजाओं की वंशावली लेके आ गए हैं। केवल नाम पढ़ना है, याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो काफ़ी लगाएंगे। तो उपेंद्र वेरी सिंह प्रथम, सिमुक प्रथम, वाकपति वेरी सिंह द्वितीय, सिमुक द्वितीय, वाकपति और मुंज, सिंधुराज भोज प्रथम, जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन देव, इनके ईयर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, शासन अवधि, यशुवर्मन जयवर्मन प्रथम, विंध्य पर्वत, सुभात वर्मन, अर्जुन वर्मन, देवपाल और जयतुगी देव, जयवर्मन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, अर्जुन वर्मन द्वितीय, भोज द्वितीय, मलहक देव और संजीव सिंह परमार। ठीक है, आईने अकबरी में भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान। आईने अकबरी में एक फैक्ट मिलता है जिसमें बताया गया है कि जो राजा भोज थे वो तो थे ही सही, हम इनके प्रमुख रचनाओं से देख सकते हैं, और इसके अलावा उनके दरबार में 500 जो है अन्य विद्वान भी रहते थे। हो सकता है सबका संयुक्त प्रयास ही हो, खैर हो सकता है, हमें नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी किसकी, पर मालवा के परमार वंश के बारे में। एकदम सिस्टमेटिक नोट्स हमने प्रोवाइड करे, आप भी ऐसा बना सकते हैं और इसके लिए कुछ स्पेस भी छोड़ सकते हैं ताकि समय समय पर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सके, जहाँ पर हमें बुक के पढ़ाई के दौरान कुछ फैक्ट मिलते हैं या टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं तो हमें कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं। सो गाइस, बताइएगा वीडियो और हमारे नोट्स आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।